नमस्कार, खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें आज की सुर्खियों पर। बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव के जीजा। बीजेपी ने करहल से दिया टिकट, यहीं से इस्तीफा दे चुके हैं सपा के मुखिया। शरद पवार को बड़ा झटका, भतीजे अजीत पवार को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को ठुकराया। विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूरी की तैयारी, जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जल्द ही जारी होगी दूसरी लिस्ट। एक बार फिर एक्टिव हुए अरविंद केजरीवाल। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार, सहयोगी पार्टियों के लिए मांगेंगे वोट। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सर्वे के दौरान जमीन मालिक को मिलेगी इस चीज की छूट। फॉर्म में भी हुआ बड़ा बदलाव। नीतीश सरकार ने दिवाली से पहले दी बड़ी खुशखबरी, करीब 40,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। इन पदों पर निकली बम्पर भर्ती। प्रशांत किशोर ने बनाई नई रणनीति, जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सबसे नीचे रखा अपना नाम। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए आई बड़ी खबर, बीएसईबी ने जारी की मैट्रिक और इंटर सेंटर परीक्षा की डेट शीट, जानिए एग्जाम का पूरा शेड्यूल। 7 दिनों के रिमांड पर गए आईएएस संजीव हंस, सच से सामना कराएगी ईडी। रेप का आरोप लगाने वाली के सामने बिठाकर होगी पूछताछ। तेजी से करीब आ रहा चक्रवाती तूफान दाना, आज रात होगा लैंडफॉल। 10 राज्यों में दिख रहा बड़ा असर। अब खबरें विस्तार में। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी की जिस करहल सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, उसी सीट पर बीजेपी ने उनके ही जीजा अनुजेश यादव को उतार दिया है। अनुजेश को उतारकर बीजेपी ने इस सीट पर मुलायम परिवार के बीच ही मुकाबला कर दिया, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस सीट पर अपने भतीजे और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। बता दें कि अनुजेश यादव मुलायम परिवार के दामाद हैं। वह मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव की बेटी संध्या यादव के पति हैं। संध्या यादव मुलायम परिवार की पहली बेटी हैं जिन्होंने राजनीति में एंट्री की थी। इतना ही नहीं, वो मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। संध्या और अनुजेश को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद दोनों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ठुकरा दिया है। एनसीपी ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से शपथ मांगा और उसमें घड़ी चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने की बात लिखने को कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम अजीत पवार को जवाब का मौका देंगे या हलफनामा भी दे कि भविष्य में हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं होगा। यह भी लिखे कि अतीत में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जस्टिस ने कहा कि अजीत पवार शपथ पत्र दें कि वो 19 मार्च और 4 अप्रैल को आए हमारे आदेश का पालन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ देश भर के 13 राज्यों के कुल 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर आगामी 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसको लेकर विभिन्न दलों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी ने भी 9 में से 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। कुंदरकी, गाजियाबाद, खैरा, करहल, फूलपुर, कटेहरी और मझवा विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी जल्द ही 2 सीटों यानी कि सीसामई और मीरापुर सीट के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी करेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप मुखिया अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी बढ़ाने वाले हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि केजरीवाल महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। खास तौर पर शिवसेना यानी कि यूबीटी और एनसीपी के लिए प्रचार करने महाराष्ट्र जाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना और एनसीपी ने महाराष्ट्र में प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी से बातचीत करी है। महाराष्ट्र के अलावा अरविंद केजरीवाल के झारखंड जाने की भी खबरें हैं। यहाँ पर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार करने जा सकते हैं।
बता दें कि सूबे में जेएमएम इंडिया ब्लॉक की सहयोगी पार्टी भी है। अरविंद केजरीवाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रचार किया था। जमशेदपुर में कल्पना सोरेन के साथ एक संयुक्त रैली में केजरीवाल ने झारखंड के वोटर्स से अपने आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का बदला लेने की भी अपील करी थी। बिहार में पिछले कई महीनों से धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन जमीन सर्वे का काम जरूर चल रहा है। इसको लेकर विभाग हर दिन कोई ना कोई बदलाव कर रही है ताकि आम लोगों को ज्यादा परेशानियां ना उठाना पड़े। ऐसे में अब यह निर्णय लिया गया है कि जमीन सर्वे के क्रम में स्थल पर भौतिक सत्यापन या किस्तावार प्रक्रम के दौरान संबंधित जमीन मालिक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे अनिवार्य नहीं बताया। बता दें कि विभाग के अनुसार अगर कोई व्यक्ति खुद नहीं आ सकता तो उसके किसी भरोसेमंद तथा अधिकृत प्रतिनिधि के जमीन पर उपस्थित रहने से सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। प्रतिनिधि भेजने की भी कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है, लेकिन किसी की मौजूदगी से जमीन के भूखंड को पहचानने में सर्वे कर्मियों को सुविधा होगी। वहीं सर्वे कार्य से जुड़ी किसी तरह की समस्या या शिकायत के लिए विभाग के स्तर से एक टोल फ्री नंबर 18003456 जारी किया गया है। बिहार की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें काफी माथापच्ची करनी पड़ी है। कहीं प्रत्याशी का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में नहीं था तो किसी प्रत्याशी ने फंड की कमी का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फाइनली उन्होंने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और अब जन स्वराज की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में भी चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने नई स्ट्रैटेजी बनाई। जन स्वराज ने 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार करने के लिए 20 स्टार प्रचारक बनाए हैं। इस लिस्ट में हर वर्ग के नेता को जगह दी गई है ताकि हर वर्ग और समाज के बीच जाकर वोटरों को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो इसमें जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर का नाम सबसे आखिरी में है। पहले नंबर पर जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार भारती का नाम है, जबकि दूसरे नंबर पर श्री कृष्ण सिंह का नाम है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से तरारी में पार्टी को उम्मीदवार बदलना पड़ा। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सीताराम यादव का नाम भी शामिल है। बिहार में दिवाली से पहले नीतीश सरकार ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार जल्द ही करीब 40,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। यह भर्ती माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होगी। भर्ती प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के माध्यम से पूरी की जाएगी। बता दें नीतीश सरकार ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। इसके तहत राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 29,351 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें से 17,018 शिक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक विद्यालयों में होगी, जबकि 22,373 शिक्षकों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,061 प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2025 में आयोजित किए जाने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर सेंटअप टेस्ट परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। बीएसईबी की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक 19 से 22 नवंबर के बीच मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा आयोजित होगी, जबकि इंटर की सेंटअप परीक्षा 11 से 18 नवंबर के बीच होगी। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के पहले हर साल सेंटअप परीक्षा आयोजित करती है। जो छात्र छात्रा सेंटअप परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें ही वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने की अनुमति बोर्ड देगी। बोर्ड ने कहा है कि सेंटअप परीक्षा में असफल होने वाले छात्र छात्राओं को वार्षिक परीक्षा 2025 में बैठने से वंचित किया जाएगा। भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस का अब सच से सामना होगा। ईडी की अर्जी पर पटना की कोर्ट ने संजीव हंस को 7 दिनों के रिमांड पर देने की इजाजत दे दी है। ईडी ने संजीव हंस से पूछताछ की सारी तैयारियां पूरी कर ली। पटना स्थित ईडी की विशेष अदालत ने 1997 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस को 7 दिनों के लिए ईडी के रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने बेऊर जेल के अधीक्षक को आदेश दिया कि संजीव हंस को आगे की पूछताछ के लिए 2 दिनों के अंदर हैंडओवर कर दे। हालांकि ईडी ने संजीव हंस की 14 दिनों की रिमांड की गुहार अदालत से लगाई थी, लेकिन अदालत ने 7 दिनों की ही रिमांड मंजूर की है।
दाना तूफान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग की माने तो यह ओडिशा के तट से शाम 6 से रात 12 बजे के बीच में टकरा सकता है। बता दें, चक्रवाती तूफान दाना का असर ओडिशा, बंगाल समेत 10 राज्यों में दिख रहा है। कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही है और कई जगह तेज बारिश भी हो रही है। आज रात से कल सुबह तक समुद्र तट से इसके टकराने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आने वाले चक्रवाती तूफान दाना का असर आज यानी कि 24 अक्टूबर से बिहार में भी देखने को मिल सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज और कल राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में तेज हवा के साथ वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की भी संभावना है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।